नमस्कार। आज की कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सौत मतलब सौतन। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से पकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले आया। इसका नाम दासी था। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कृशांगी। रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते हुए छप्पर को थोनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघन डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए। चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम न आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तुम बोलने वाली कौन है। अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नोन तेल की चिंता में डाल दूं। यह मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साथ है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे। मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं। इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला। तो अब मेरी भला काम करने जाती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी। रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप भी गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, नहीं उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती नहीं हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतघ्नता की आशा न थी। वह जब पहले की सी सुंदरी नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई ऐसा धारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए दो कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं। तो अब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वह रामू की क्यों करे। आज सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं, सभी के माँ बाप बेटे पोते होते। आज उसके लड़के जीते होते तो ये मजाल थी कि यह स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी दया भी न आई।
नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं। तुम अपने घर से ले ही क्या आई थी, जो कुछ लेकर जाओगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खोलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित है। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बसाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अपराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर उस पर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहिए नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा, बुरा हाल है। घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने जाए। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए नई दुल्हन को, कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से वह कुछ पूछना चाहती थी।
और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम झाँक कर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था, अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीना अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लगन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लगन ने तो बिल्कुल ही उला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा। खाने पीने की भी ठीक ठीक न मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी नहीं निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई। पड़ोसी ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलासा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बेलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई न। पर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लगन थोड़े नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गर्ज पड़ी और कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा वह आ तो रहा है। हाँ आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बेलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तो मैं रुपए दे दूं, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही? रोती तो नहीं थी। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू ही की ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए वह कैसे रात दिन उसके सिराने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। इस पार्ट में कहानी का इतना ही हिस्सा सुनेंगे। कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सेकंड पार्ट सुने और कहानी का क्लाइमैक्स जानें। धन्यवाद।